सामईन मोहतरम, हमारा आज का सिलसिला एक मोहब्बत सौ अफसाने जिसके मुसन्नफ है जनाब अशफाक अहमद। और आज हम जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं उसका उन्वान है फहीम। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाहर बड़े जोर की बारिश हो रही थी, बरसाती नालों का शोर बढ़ गया था और सिक्कियां बजाती हुई हवा चिंगाड़ने लगी थी। बादल शिद्दत से धाड़ा, बिजली का एक कुंदा तेजी से लपका और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चील के एक झुंड से ऐसे पटाखे छूटे गोया मशीन गन चल गई हो। परवीन ने लहाफ अपने मुंह पर खींच लिया। सलीम और नाइम जो एक ही बिस्तर में लेटे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एकदम खामोश हो गए और शराब शराब करती धारों के दरमियान अजीब अनहोनी सी चीखें सुनने लगे। फिर एक जोर का धमाका हुआ और बरसती बूंदों में बहुत से दरख्त धड़ाम से गिरे। क्या हुआ बाजी? फहीम एकदम उठकर बैठ गया। कुछ नहीं, बिजली गिरी है, परवीन ने अपने खौफ को दबाते हुए कहा। बिजली कहाँ गिरी बाजी? फहीम ने फिर पूछा। करीब ही गिरी है, मगर तुम सो रहो यार। इस दफा बाजी के बजाय सलीम ने जवाब दिया। वो चुपका होकर लेट गया, लेकिन उसके दिल में खौफ अभी करवटें ले रहा था। बिजली क्यों गिरती है? कहाँ गिरती है? कैसे गिरती है? घरों पर तो नहीं गिरती। बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने वाला कोई ना था। शायद कोई बता दे। उसके नन्हे से दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण रास्ता भूले हुए जुगनों की तरह टमटमाई और फिर ऐसे ही जलती बुझती खामोश हो गई। नसरीन जानुओं को पेट में दिए घूक सो रही थी और उसके उलझे हुए बदबूदार बाल नाक के नथनों पर सांस के आमदोरफ्त के साथ साथ बिल्लों की तरह खुलते चिमटते और फिर अलग हो जाते। फहीम ने उसका गर्म गर्म सांस अपनी ठंडी नाक पर महसूस किया और परे हट गया। उसका दिल चाहता था कि वह नसरीन के बाल जड़ से उखाड़ कर तकिया के नीचे दे दे, मगर सोए हुए पर हमला करने को उसका दिल ना माना। बारिश जरा थमी तो जू जू करती हवा की तेजी में इजाफा हो गया। परवीन ने लिहाफ सरका कर नानी अम्मा की तरफ देखा, जो चौकी पर बैठी होंठों को जल्दी जल्दी जुम्बिश दिए जा रही थी। उनकी यखबस्ता और मुड़ी हुई उंगलियां तस्बीह के दानों से खेल रही थी। एक दाने पर दूसरा दाना ऐसे गिरता जैसे आंसू के बाद आंसू। आतिशदान में दहते हुए कोयलों पर सफेदी की एक तह चढ़ चुकी थी और वो बूढ़े मेंढकों की तरह हाँप रहे थे। बल्ब के गिर चक्कर लगाने वाला एक बड़ा सा पतंगा बार बार शेड से टकराता और हल्का सा इर्ताश पैदा कर देता। कभी हवा अपना रुख बदलती तो बारिश की नौजवान और सिडोल बूंदे बाग में खुलने वाले दरीचों के शीशों पर छन छन शन शन जुनिया बजाना शुरू कर देती। हटाओ यार अपनी टांग, सलीम ने चिल्लाकर कहा, फिर मेरे ऊपर डाल दी। कहाँ ले जाऊं इसे? नईम ने तनक कर पूछा। जगह भी तो हो। जगह तो काफी है इधर। सलीम उठकर बैठ गया और चारपाई की उस तरफ हाथ फेरने लगा। उधर जगह है तो तुम उधर आ जाओ, नईम ने गुस्से और नफरत के मिले जुले जज्बात से कहा। अच्छा, सलीम मान गया और उन्होंने जगह बदल दी। परवीन का लिहाफ अब खिसकर कंधों तक आ गया और उसने अपने पपोटों को तेजी से जपना शुरू कर दिया ताकि सारा खौफ कड़वी कसैली दवा की तरह बह जाए। सलीम, नईम की चारपाई और उसकी पलंगड़ी के दरमियान नानी माँ की खाट हायल थी, जिसके सराहने लोहे के स्प्रिंगदार पलंग पर फहीम और नसरीन लेटे हुए थे। तस्बीह की गर्दिश रुकी, दुआ के लिए हाथ उठे और चेहरे पर फिर गए। नानी अम्मा बिस्तर पर बैठी और फिर उठ खड़ी हुई। ताक से दिया सलाई उठाकर उन्होंने दरवाजा खोला। हवा का सर झोंका अंदर लपका और हजामत बनाने वाले ब्लेड की तरह सबके कानों पर फिर गया। हुई अल्लाह, नानी अम्मा भी कमाल करती है। परवीन ने फिर अपना लिहाफ सर पर खींच लिया। फहीम ने यह देखने के लिए कि नानी अम्मा ने क्या कमाल किया है, झट अपना लिहाफ उठा दिया, मगर वहां कुछ भी ना था। ना नानी अम्मा, ना कमाल। सबको रजाई में मुंह छुपाए देखकर उसे बहुत हैरत हुई। सामने बावर्ची खाना में नानी अम्मा दिया सलाई जलाए इधर उधर कुछ देख रही थी। सहन में बरसती हुई बूंदों में से दिया सलाई डबडबाई आंख की तरह झिलमिलाती हुई दिखाई देती थी, जैसे कोई नेक दिल परी बूढ़ी मलका का भेस बदलकर उनके घर स्पंज केक रखने आई हो। जब वो आकर दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गई तो सबने सवाए फहीम के अपने चेहरे रजाई से निकाल लिए। यार तेरी ये टांग फिर इधर आ गई, सलीम ने उसे उठाते हुए कहा। मैं क्या करूं फिर? नाइम गुस्से से बोला। करना कराना क्या है, इसे अपने पास ही रखो। अपने पास ही तो है। अपने पास तो नहीं। नहीं तो ना सही। ना सही का क्या मतलब? मतलब क्या होना था वही जो होता है। जंगी आगा साहब दूसरे कमरे से फौजी अंदाज में धाड़े। क्या बात है? सलीम भाई खामखा तंग कर रहे हैं, नईम ने बसोर कर कहा। यह झूठ कहता है अब्बा जी। सलीम की निस्वानी आवाज बड़ी मुश्किल से आगा साहब तक पहुंची। बार बार अपनी टांग मेरे ऊपर डाल देता है। मगर अब्बा जी,
शट अप, मगर अब्बा जी का बच्चा। कमरा गूंजा मगर अब्बा जी का बच्चा खामोश हो गया। ना बेटा, लड़ा नहीं करते, नानी अम्मा ने कहा। भाई भाई तो मोहब्बत प्यार से रहते हैं। सलीम भाई हमेशा इसी तरह करते हैं, नईम ने रोकर कहा। तुम तो खामखा रोने लगते हो यार जंगी, जरा अपनी इस टांग को अपने पेट पर तो लटाकर देखो, मोगरी है मोगरी। इस तशबीह पर नईम एकदम हंस दिया और गैर इरादी तौर पर उसकी टांग सलीम के पेट पर जा टिकी। भाईजान तुम मेरे साथ सो जाओ, परवीन ने सलीम को मशवरा दिया। ना, तेरे साथ क्यों सो जाए, नानी अम्मा चमक कर बोली। भाई भाई झगड़ा ही करते हैं, तुम्हारा नाना और उसके भाई उम्र भर एक दूसरे से झगड़ते ही तो रहे। क्यों नानी अम्मा, परवीन ने हैरान होकर पूछा। बस ऐसे ही भाई जो हुए। दरअसल झगड़ा तो मेरी वजह से चलता था। बाबू भाई खुदा उसे जन्नत नसीब करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी रूह को सवाब पहुंचे, हमेशा मेरी तरफदारी करता था। तुम्हारा नाना खुदा उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे फकीर था। फकीर फकीर, फहीम भोंचका होकर उठ बैठा। हाँ बेटा, मगर ये फकीर नहीं जो गलियों में मारे मारे फिरा करते हैं, नानी अम्मा ने फकीर की वजाहत करते हुए कहा। मगर तुम अभी तक जाग रहे हो फीमू बेटा। हूँ, कहकर फहीम फिर लेट गया और रजाई के दर्रे से चपटी नाक वाला चेहरा निकालकर गौर से नानी अम्मा की बातें सुनने लगा। तबीयत के बादशाह थे तुम्हारे नाना, दिल में किसी चीज की ठान ली तो फिर उसे पूरा करके ही दम लिया। हम लाख सर मारे, मिन्नतें खुशामदे करें, ताने उलहने दें, मगर वो वही कुछ करते जो उन्हें पसंद होता। गढ़ शंकर में नायब तहसीलदार थे, इतनी बड़ी हवेली, 2 भैंसें, 1 घोड़ी, 4 कुत्ते। किसी ने आकर शगुफा छोड़ दिया कि कांगड़ा में एक दरवेश आए हैं जो कहते हैं पूरा कर दिखाते हैं। किसी से मिलते नहीं, किसी को मुरीद नहीं बनाते। वो तो ऐसी बातों के दिल से खा थे, झट इस्तीफा लिख भेजा। साहब बहादुर ने बहुत रोका मगर ना माने। तार भेजकर तुम्हारे नाना अकबर को बुलाया और मुझे उसके साथ गांव भेज दिया। मैंने लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, मगर उनका दिल हमारे तुम्हारे ऐसा होता तो मानते। मैंने कहा उस मोए बताने वाले से कोई पूछे तुझे अली की संवार, जब वो किसी से मिलता नहीं तो उसकी करामतों का पता कैसे चला। मगर तुम्हारा नाना भी एक ही जिद्दी था, कहने लगा कामलों की करामातें भला छुप सकती हैं, तुम तो पगली हो, बजाय खुश होने के खफा होती हो। वहां जाकर आखिरत का तोशा मुहैया करूंगा। दरवेश की खिदमत गुजारी इस मुलाजमत से बदरजहा अच्छी है। सरकार की नौकरी काजल की कोठड़ी है और इसमें धब्बा लगने का डर लगा ही रहता है। मैं इस खबर लाने वाले, इस्तीफा मंजूर कराने वाले और तुम्हारे नाना को कोसती वहां से चल दी कि पाक परवरदिगार इन सब पर मेरा सबर पड़े। नाना जी पर क्यों, फहीम ने पूछा तो सब हंस पड़े। यार तुम सो रहो, सलीम ने उसे मशवरा दिया, खाम खाम नींद हराम करते हो। फिर वो कामल होकर आए नानी अम्मा, परवीन ने पूछा। खाक कामल कहाँ से होते, जो कुछ पास था वो काना दरवेश ले गया। इन मोए कानों की एक रग सवाह होती है ना, खा पी सब कुछ हजम करके रातों रात 9-2-11 हो गया। तुम्हारा नाना शामत का मारा पैदल चलता घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल धक से रह गया। बड़ी हुई मूछें, खलियान ऐसी दाढ़ी, मुसलसल फाके काटने से सीपी सा मुंह निकल आया था। फटी हुई कमीज से खोए बाहर झांक रहे थे। फहीम ने अपने कंधों से फटी हुई कमीज को थोड़ी से दबा लिया। मियाँ जी अल्लाह उनकी कब्र नूर से भरी रहे, तुम्हारे नाना पर बहुत बरसे। फहीम ने गर्दन फिराकर बाहर बरसती हुई बूंदों को सुना और फिर मुतवज्जो हो गया। कहते थे तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, जब तक जिंदा हूं इस घर में तो क्या इस गांव में भी कदम ना रख पाओगे। याद रखो तुमने मेरी बहू और मासूम बच्ची को तंग किया है। मासूम बच्ची कौन नानी अम्मा, परवीन ने पूछा। ऐ तुम्हारी बड़ी खाला बेटी, नानी ने जवाब दिया। वो छोटी सी तो थी, अभी पाँव चलना सीखा था कि आंखें दुखने लगी और जब वो जरा क्या कथा छेड़ रखी है ताई जी, दूसरे कमरे से आगा साहिब की आवाज रोद की तरह कड़की। बच्चों को सोने दीजिए, आधी आधी रात को जगाए रखती हैं आप और फिर सुबह। नाना आप भी कमाल करते हैं, माँ का दिल मैला हो जाएगा, आगा साहिब की बीवी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर वो आपस में झगड़ने लगे। फहीम ने अपना चेहरा रजाई के अंदर खींच लिया। अल्लाह करे अब्बा जी उससे कोई मुनासिब बदवा सूझ ना सकी, क्योंकि आगा साहिब उसी शाम बारिश होने से चंद घंटे पहले उसके लिए कल का एक फौजी सिपाही लाए थे जो कोक भरने से अपनी स्याह बंदूक इधर उधर घुमाता था। फिर क्या हुआ नानी अम्मा, नईम ने आहिस्ता से पूछा। ना बाबा, तुम्हारा अब्बा नाराज होता है, अब सो जाओ, नानी अम्मा ने दुखे दिल से कहा। अब्बा जी तो हमेशा ऐसे ही किया करते हैं अब्बा जी के बच्चे, परवीन ने नफरत से कहा और नानी अम्मा का कंधा हिलाकर कहने लगी। सुनाइए सुनाइए नानी अम्मा, होले होले चुपके चुप। यार नईम जरा परे रह, सलीम ने दरखास्त की। तो इससे तो भैंस के कटड़े की सी बू आती है और गुलाब का इत्र तो मेरे ख्याल में तेरे पसीने को शीशी में बंद करने से बन जाता है ना, नईम भिनाकर बोला। बेशक। और जब नईम को कोई जवाब न सूझा तो वो और नजदीक हो गया। ले मैं तो ऐसे ही सोऊंगा, कर ले जो कुछ करना है। देखो नानी अम्मा, सलीम मिनमनाया,
ना बेटा झगड़ो नहीं, तुम्हारा बाप तो कमरा सर पर उठा लेगा। फहीम ने यह सुना तो लिहाफ खिसकाकर कमरे की छत देखने लगा। मेरे इतने बच्चे हुए, नानी अम्मा ने फिर कहना शुरू किया, मगर तुम्हारे नाना ने कभी उनको पूल की छड़ी तक न मारी। कहा करते थे बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, उनको मारना गुनाह है। तुम्हारी कराची वाली खाला दिन भर मोहल्ला की तेलनों और जुलाही सहेलियों से खेलती रहती, और जब शाम को घर वापस आती तो कपड़े मैले चिकट और झुंटों में मन मन खाक। मैं दस्ते पनाह लेकर मारने लगती तो गोद में उठाकर बाहर निकल जाते। मैं कहती तुम इसे खराब कर दोगे, तो उल्टा मुस्कुराने लगते कि फरिश्ते कभी खराब नहीं होते। उनके पाँव में चक्कर था। 3 महीना से ज्यादा घर पर नहीं ठहरे। बाहर दीवान खाने में बैठे बैठे दिल में जाने क्या आता मुंह उठाकर चल देते। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कुछ पास है कि नहीं, बीवी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़कर जा रहे हैं या नहीं। मैंने 20 मरतबा कहा कि लड़कियों के लिए क्या सोच रखा है, आखिर पराया धन है, कुछ देकर ही जान छूटेगी, मगर उनके कान पर जूं तक न रेंगती। मुस्कुराकर यही कहते, तुम जानो और तुम्हारा बेटा। जब आंख बंद कर ली पीछे कुछ ही हो, मैं रोने लगती तो मुझे दिलासा देकर कहते, खाम का परेशान होती हो, अल्लाह मालिक है, जिसने चूंच दी वो चोगा भी देगा। खुदा बख्शे मेरी सास जरा सख्त तबीयत की थी, घर का सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता। बाकी सब बहुओं के घर वाले तो साथ रहते थे। जरा भी तंगी तुशी होती रसवे बहाती, उनसे जा लगाती। मुझ बेचारी का कौन था जिस पर भूल बैठती। उम्र भर नौकर बनकर उनकी खिदमत की। दिन भर मकई का आटा गूंथते गूंथते मेरी कलाई टेढ़ी हो गई। नानी अम्मा ने लिहाफ से अपना हाथ बाहर निकाला तो फहीम उठकर बैठ गया। परवीन ने कहा, हाय अल्लाह, वाकई नानी अम्मा का हाथ टेढ़ा है। दिखाना दिखाना, सलीम और नईम एकदम बोल उठे और नानी अम्मा ने अपना हाथ उधर बढ़ा दिया। जब वो देख चुके तो फहीम ने आहिस्ता से कहा, मैं भी देखूं नानी अम्मा, मगर नानी अम्मा ने उसे बिस्तर में छुपा लिया। तो तू अभी तक जाग रहा है? नईम ने पूछा। सो जा, क्या करेगा देखकर, सो जा मेरे लाल, नानी अम्मा ने चमकार कर कहा। मुझे ठंड लगती है। ये क्या गड़बड़ है, हैं? आगा साहब का बादल फिर गरजा। हरामजादो, सारी रात जागते हो और सुबह मुर्दों की तरह उठने का नाम नहीं लेते। फिर उनकी और उनकी बीवी की तकरार शुरू हो गई। बेटा ये बत्ती गुल कर दो, नानी अम्मा ने सलीम से कहा और खुद मुंह ही मुंह में कोई आयत पढ़ने लगी। सलीम ने बिस्तर पर खड़े होकर बत्ती बुझाई तो बाहर से ठिठुरता हुआ अंधेरा अंदर सिमट आया। दरवाजों और खिड़कियों के शीशे धुंधले धुंधले हो गए। वो उनमें से कुछ भी दिखाई ना देता था, ताहम ऐसे लगता था कि अभी कुछ दिखाई देने लगेगा। आतिशदान में पड़े हुए कोयलों की चमक बढ़ गई और बूंदों की टपाटप में इजाफा हो गया। सब ने यूं महसूस किया कि जैसे बत्ती बुझाने से सर्दी बढ़ गई है, और हर एक ने अपना लिहाफ अपने गिर्द अच्छी तरह से लपेट लिया। फहीम और नसरीन का लिहाफ बहुत पतला था, इस वजह से उन पर एक कंबल डाला हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जा रहा था। ऐसी ही सर्द रात थी। नानी अम्मा ने कहना शुरू किया, जब तुम्हारा नाना घर से निकल खड़ा हुआ और बहुत दूर निकल गया। अंधेरी रात, तेज बारिश और कदम कदम पर गहरी खड्डें, मगर वो चलता रहा और चलता रहा। अचानक उसे बावली लोमड़ी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस कसम पुरसी की हालत में ना पास लाठी थी ना लकड़ी। तवक्कल के सर पर चलता रहा, आंखें बंद किए, अल्लाह से लौ लगाए कि एकदम बावली लोमड़ी ने पिंडली पर काट खाया। फिर फहीम ने तड़प कर कहा, यार सुनो तो सही। सलीम ने दोस्ताना तौर पर कहा, खाम का बीच में अपनी टांग उड़ा देते हो। हाँ बेटा, तू चुपके रहकर सुने जा, बड़ों की बातों को टोका नहीं करते, नानी अम्मा ने उसे अदाब सिखाते हुए कहा। अच्छा फिर नानी अम्मा, सलीम ने पूछा। फिर क्या, तुम्हारे नाना फौज में सूबेदार रह चुके थे। लपककर उसे गर्दन से पकड़ लिया, कुल्लों में उंगलियां डालकर जो जोर लगाया तो गर्दन तक चीर के रख दिया। फिर एक जबड़े पर पांव रखकर थोथनी हाथ में पकड़कर जो एक झटका दिया तो लोमड़ी 2 हिस्सों में चीर कर रख दी। अंधेरे में उसका कलेजा निकालकर चबा गए। क्यों, नईम ने पूछा। मौली लोमड़ी काट खाए तो उसका इलाज यही है कि उसका कलेजा खा जाओ। कच्चा ही खा लिया, फहीम ने डरते डरते पूछा। हाँ यार, कच्चा ही, सलीम ने तुरशुरू होकर जवाब दिया। मैं पूछता हूँ तुम सोते क्यों नहीं? वो फिर चुपका हो गया तो सलीम ने नईम से मुल्तजियाना लहजे में कहा, यार अब तो उठा ले अपना जानू, मेरी तो टांग भी झिन्नाने लगी है। ले बाबा ले, बस, नईम ने पूछा। हाँ बस मेहरबानी। नानी अम्मा, लोमड़ियां यहाँ भी होती हैं? परवीन ने खौफजदा होकर पूछा। नहीं बेटी, यहाँ नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ बंदर ही होते हैं, नानी अम्मा ने तसल्ली अमेज लहजे में जवाब दिया। बंदर तो होते हैं पर अच्छा, परवीन ने खुद ही फिक्रा बीच में छोड़ दिया। पर क्या बाजी, फहीम ने खोले से पूछा। कुछ नहीं, परवीन ने जवाब दिया। ये हजरत ये आज नहीं सोएंगे, नाइम ने तंज की। फहीम चुपका हो रहा और नसरीन को परे धकेल कर पहलू के बल लेट गया। जब भी तुम्हारे नाना बाहर से आते
کوئی تحفہ ضرور لاتے۔ نانی اماں کو اچانک پھر خیال آیا، کبھی کسی فقیر کو ساتھ لے آتے، کبھی کوئی خوبصورت کتا اٹھائے چلے آتے، کبھی کسی غریب عورت کو بال بچوں سمیت گھر میں بٹھایا کہ ان کی خدمت کرو، میں کما کر لاؤں گا۔ پھر جب تک وہ عورت رہتی نوکری ضرور کرتے، اس کے بچوں کے لیے کپڑے بنواتے، انہیں پڑھاتے، اور جب کوئی اور وسیلہ اپنے سے بہتر ان کے لیے دیکھتے انہیں وہاں جانے کی تلقین کرتے۔ کشمیر سے 250-300 روپیہ کما کر لائے اور راستہ میں ایک گائے خرید لی، من موہنی، رنگ برنگی، ننھے ننھے سینگوں والی، جیسی کراچی والی خالہ کے پاس ہے۔ فہیم نے خوش ہو کر پوچھا، بھئی فہیم بات تو سننے دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پروین نے جل کر کہا، ہاں ویسی ہی، مگر اس سے بھی خوبصورت۔ آتے ہی زنانہ کروایا اور کھونٹے گڑوانے لگے۔ جب گائے بن چکی تو ہم سب دیکھنے آئے، سنہری جسم کی، اس پر سفید دھبے۔ تمہارا ماموں نظر اس وقت چھوٹا ہی تھا، خوش ہو کر بولا، جب مرے گی میں اس کی کھال سے اتنی ساری جوتیاں بنواؤں گا۔ ہنس کر کہنے لگے، دیکھ لو جی اپنے بیٹے کے ڈھنگ، ہماری گائے کی موت کی دعا مانگ رہا ہے۔ نانی اماں فہیم نے اٹک کر پوچھا، کتے کے چمڑے سے بوٹ نہیں بنتے؟ اسے جون صاحب کا کتا یاد آ گیا جو کل مرا تھا اور جسے انہوں نے بما کھال کھڈ میں پھینک دیا تھا۔ یار جنگی، کل فیمو کا بوریا بستر یہاں سے اٹھواؤ، سلیم نے تنک کر کہا۔ فہیم سہم گیا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو کھینچ کر پیٹ سے لگا لیا۔ وہ اتنا عرصہ سرکاری نوکر بھی رہے، تجارت بھی کی، دوسری ملازمتیں بھی کی، مگر سوائے فوج کے کبھی بوٹ نہ پہنے۔ میری خواہش تھی کہ وہ بھی دوسرے بھائیوں کی طرح ٹھپ ٹھپ کرتے چلیں، آخر کون سی کمی تھی ان میں؟ مگر وہ نہیں مانے، یہی کہتے رہے، بوٹ پہن کر آدمی مغرور ہو جاتا ہے، اس کی اونچائی اور آواز انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ میں اور سارے کام کرنے کو تیار ہوں پر بوٹ نہیں پہنوں گا۔ فہیم نے سپرنگ دار پلنگ پر لٹک کر اپنے بوٹوں کو نانی اماں کی چارپائی کے نیچے دور دھکیل دیا۔ اور اس گائے کا کیا بنا نانی اماں؟ پروین نے پوچھا۔ بننا کیا تھا، کاغذ کی مورت سے گھر سجا کر رکھ دیا۔ میں بالٹی لے کر دھونے لگی تو لات مار کر دور ہٹ گئی، بھوکی سمجھ کر چارہ ڈالا، وہ اس کے کھانے میں مشغول ہوئی اور میں نے موقع جان کر اسے دھونا شروع کیا۔ لاکھ تھن دباتی، پانی لگاتی، مگر وہ بند نلکے کی طرح سوں کر کے وہیں رہ جاتے۔ شام کو آئے تو میں نے پوچھا، خریدتے وقت دھو کر نہیں دیکھی تھی؟ منہ ڈھیلا کر کے کہنے لگے، دودھ کے لیے تھوڑی خریدی ہے، خوبصورتی کے لیے سودا کیا ہے۔ میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہی، انہیں کون سمجھاتا۔ جب وہ اگلے دورے پر گھر سے نکلے تو میں نے اسے 20 روپیہ میں بیچ دیا۔ 2-0-20 فہیم نے آہستہ سے کہا، مگر اب کے کوئی نہیں بولا، شاید کسی نے سنا نہیں۔ ادھر وہ گھر سے نکلتے، ادھر بابو بھائی روپیہ کے 32 لفافے لے آتے، جس کسی نے پتا دیا ادھر ایک لفافہ لکھ دیا، اور جب تک جواب نہ آتا ایسے ہی کرتے رہتے، اور وہ بھی ایسے تھے، اب انہیں کس منہ سے کوسوں کہ جواب تک نہ دیتے تھے۔ بابو بھائی جب بھی ان سے آنے کی درخواست کرتے وہ یہی عذر لکھ بھیجتے، کیسے آؤں، کیوں کر آؤں؟ میں بابو بھائی سے ہمیشہ یہی کہتی، لکھ دو، کیا پاؤں میں مہندی لگی ہے جو آ نہیں سکتے، یا ہجڑے راہ مارتے ہیں؟ اور جب بابو بھائی انہیں یہ لکھتے کہ یہ بھابی نے لکھوایا ہے تو آنے کی تیاری شروع کر دیتے، وہ آ نہ سکتے۔ آ کیوں نہ سکتے نانی اماں؟ فہیم نے پھر پوچھا۔ بابا تمہیں سمجھ تو ہے نہیں، خام خواہ باتیں سن رہے ہو، نعیم نے تنگ آ کر کہا۔ بھلا کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے یا یوں ہی رتے گاہ بنائے جاتے ہو؟ جب نانی اماں نے بھی یہی کہا، بیٹا تم سو جاؤ، مفت میں نیند خراب کرتے ہو، نہ کچھ تمہارے پلے پڑتا ہے نہ ہمیں بات کرنے دیتے ہو، تو فہیم خاموش ہو گیا۔ اس کے ننھے سے دل کی جھیل میں ہر بات کنکر کی طرح گرتی، لہریں پیدا ہوتی اور پھر بڑھتی جاتی، اتنی دور تک کہ ان کا دل ان حلقوں میں پھنس جاتا، اس بری طرح سے کہ نکالے نکل نہ سکتا۔ پپ کتا سب سے عزیز تھا، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ وہ تھا بھی بہت سمجھدار۔ ایک بار ہمارے پڑوس میں چوروں نے سیندھ لگائی اور 2 صندوق اٹھا کر لے گئے۔ پپ چھت کی منڈیر پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تلار کے جنگل میں جا کر انہوں نے دونوں صندوقوں کو دبا دیا۔ پپ سب کچھ دیکھتا رہا، جب وہ چلے گئے تو سیدھا گھر پہنچا اور تمہارے نانا کی چادر پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ نیند میں تھے، پپ کے زور کا تھپڑ مارا۔ تھپڑ کیوں مارا؟ فہیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یار حد ہوگی، سلیم نے کہا۔ کس نے مارا بلا تھپڑ؟ پپ کیا ہوتا ہے بلا؟ سلیم کو درشتی سے مخاطب دیکھ کر فہیم پھر چپ ہو گیا۔ وہ چونک کر اتنی دور جا کھڑا ہوا۔ نانی اماں نے پھر شروع کیا اور کوکنے لگا۔ میں نے انہیں اٹھایا کہ کوئی خاص بات ہے جو چلا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گئے تو گرندتا سر پیٹ رہا تھا اور سیند لگی دیوار سے چاند کی روشنی اندر جا رہی تھی۔ پپ اب بھی ان کے ساتھ چونس چونس کرتا بار بار دروازے کی طرف جاتا تھا۔ جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو تمہارے نانا اس کے ساتھ چلے، ان کے ہمراہ گراندتا اور گاؤں کے 2-3 دوسرے لٹ بند نوجوان بھی۔ پپ
तलार के जंगल में उसी जगह जाकर जमीन खोदने लगा। संदूक बरामद हो गए। कुरान देता फूला ना समाया। 100 रुपए तुम्हारे नाना को दिए कि जे पप के दूध के लिए है, मगर उन्होंने ना लिए। लिए क्यों ना, फहीम ने फिर पूछा। बस ऐसे ही, नानी अम्मा ने जवाब दिया। बस ना लिए 100 रुपए, नाइम ने फहीम से कहा। 100 रुपया भला कितना होता है? परवीन भी चमकी और फहीम उनके फजूल सवालों से तंग आकर चुप साध गया। सलीम सो गया। सलीम सो गया, नानी अम्मा ने पूछा। हाँ, नईम ने जवाब दिया और अपनी टांग उसके पेट पर रख दी। बिजली जोर से चमकी और सबसे ऊंची चोटी पर चीन के दरख्त रोशनदान के शीशों में मुनगिस हुए। जब बिजली चमकती तो बहुत देर बाद बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती। बिजली की रोशनी बिल्कुल सफेद न थी, नीलगो सफेद थी, जिसके हाशिए पर क्रमसी रंग छिलकता और दोनों सिरों पर सुरमई गर्द सी उड़ती दिखाई देती। जब वो चमक जाती तो फिजा में देर तक नीली सी लहर या लकीर कामती रहती, जिसके चारों तरफ नीले और सुर्ख धब्बे से नाचने लगते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब सो जाते, गहरी सब्ज बुर्द की तरह, और उस रंग से जहरीले और कड़वे सोते फूटते हुए दिखाई देते, जो सारी फिजा को कसलमंद बना देते। ऐसे लगता जैसे सारी फिजा तलख हो गई है और वो सब टेढ़ी मेढ़ी लकीर कलर के मुर्दा शाम की तरह जहर उगल रही है। बिजली फिर चमकी और पहली सब्ज मुर्दा लकीर में जान पड़ गई। उसका रंग फिर सर्द हो गया। सुर्ख और नीले धब्बे एक बार फिर उसके गिर्द घूमने लगे। रफ्ता रफ्ता वो दोनों मुनहनी खतूत जर्द से सब्ज होकर नील मिले गुलाबी हो गए। उनके कोने निस्वारी रंग इख्तियार करके और दरमियानी जगह फाख्तई रंग की होकर दूर दूर फैले हुए अंधेरे की जानब बढ़ने लगी। बिजली की लाश अंधेरे चिमटे घसीटे लिए जा रहे थे। कमरे के अंदर कोयलों पर सफेद दहें बहुत दबीज हो चुकी थी और झुंझरी के लिए नीचे काफी राख गिर चुकी थी। कोयलों की हिद्दत कमरे में बढ़ती हुई सर्दी का मुकाबला करने से आजिज थी। अंदर हर चीज खामोश थी, मगर बाहर बारिश का शोर फिर बढ़ गया। एक ऐसी सर्द रात अब भीग कर मरा होगा, नानी अम्मा ने फिर कहना शुरू किया। मैं तो गांव में थी और तुम्हारे नाना लोरालाई में फिर नायब तहसीलदार होकर आने लगे। पप को वो अपने साथ ही ले गए थे। कुत्ते रखने का शौक जरूर था, मगर उनकी देखभाल ना कर सकते थे। सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। एक ऐसी ही सर्द रात गलती से बाहर रह गया। शब भर महावट पढ़ते रहे। बथेरा चीखा चिल्लाया, दरवाजों को काटता खरोंचता रहा, मगर शोर में किसी को आवाज सुनाई ना दी। दूसरे सब दरवाजे बंद थे। सुबह जब बावर्ची दूध लाने बाहर निकला तो पप दरवाजे की दहलीज पर सर रखे सो रहा था। बावर्ची ने पिचकारा, मगर वो खामोश रहा। उसने दूध का बर्तन एक तरफ रखकर उसका सर जो उठाया तो वो अकड़ा हुआ था। कोई दिलासा या पुचकार या पप पप की रट उसकी आंखें ना खोल सकी। अचानक हमें तार मिला कि नायब तहसीलदार साहब की तबीयत खराब है, जल्द पहुंचो। हमने थोड़ा सा असबाब दुरुस्त किया। मियाँ जी कहने लगे, इस कचरघान को कहाँ उठाए फिरोगे, यहीं छोड़ जाओ। सबसे छोटी बच्ची साथ लिए चलते हैं। वो तुम्हारी अम्मी थी, उनके नौकर होने से पूरा 1 महीना बाद पैदा हुई थी। जब हम सवार हुए तो सबने तसल्ली दी और यही कहा कि अब उन्हें साथ लेते आना। मेरी भी यही मर्जी थी। रात भर मेरी बूढ़ी सास खुदा से मन्नतें मांगती गई। वो गाड़ी में हर नई सवार होने वाली औरत के पास जाती और अपने बेटे की सेहत और सलामती की दुआ के लिए दरखास्त करती। तुम्हारी अम्मी ने रास्ता में हमें बहुत तंग किया। सर्द हवा लगी तो छींक छींक कर बेहाल हो गई और हमें भी परेशान कर दिया। जब हम वहां पहुंचे तो डॉक्टर दवाई देकर निकला था। मैंने बावर्ची से पूछा कि बुखार कैसे आया, तो वो रोने लगा और पप के मरने की दास्तान सुनाई, जिसका असर तुम्हारे नाना के दिल पर बहुत गहरा हुआ था। जब वो खाना खाने बैठते, बावर्ची ने बतलाया तो पप पास आकर खड़ा हो जाता और वो रोटी के कचलुंदे तोड़ तोड़ कर उसके आगे फेंकते रहते। जिस दिन पप मरा और वो खाना खाने बैठे तो देर तक इंतजार करते रहे, मगर वो दुम हिलाता उनके पास ना आया। हालांकि वो खुद ही उसे दफन करके आए थे। रोटी जहर मार करके जो उठे तो जमीन पर कचलुंदों का ढेर देखकर बेख्तियार रोने लगे। उस रात भी बारिश उसी शिद्दत से हुई। चंद घंटे ज़ाला बारी भी होती रही थी। मौसम इस कदर खुनक था कि रजाई से दम भर को मुंह बाहर ना निकलता था, मगर तहसीलदार साहब सारी रात सहन में घूमते रहे और ऊंची आवाज में फारसी के शेर पढ़ते रहे। मैंने बावर्ची खाना की खिड़की में से देखा। उनके कपड़े भीग कर जिस्म से चिपक गए थे। दाढ़ी पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और सर के बालों से छोटे छोटे चश्मे जारी थे। दूसरे दिन आप बीमार हो गए और मैंने तार दे दिया, ये कहकर बावर्ची फिर रोने लगा। मैं वहां से आंसू पूंछकर उनके कमरे में चली आई। मेरे ससुर जरा बाहर गए थे और सास चाय बनाने बावर्ची खाना जा रही थी। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले,
یہ بھی اچھا ہوا تم لوگ یہاں آ پہنچے۔ پھر تمہاری امی کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ رشیدہ ہے، اسے میرے پاس لاؤ، مجھے اس کی شکل تو دکھاؤ۔ اور جب میں اسے قریب لے گئی تو بولے لاؤ اسے میرے سینے پر لٹا دو۔ مگر میں نے اس ڈر سے کہ مبادا کوئی متعدی مرض میری بچی کو چمٹ جائے روتے روتے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ اس پر وہ ہنسنے لگے۔ اچھا تمہاری مرضی، میرا دل اسے چومنے کو چاہتا تھا۔ خیر وہ آنکھوں میں التجا کرنے لگے تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ آدھی رات کو جب ان کے کمرے میں تمہاری امی کو دودھ پلا رہی تھی تو میاں جی نے لرزتی اور رونکی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں چیخ مار کر اٹھی اور تمہاری امی بھی دودھ کی اس طرح ایک دم چھٹ جانے سے چلانے لگی۔ دوسرے دن جب ہم وہاں سے چلے تو صوبیدار کریم داد خان نے مگر نعیم اور سلیم کے خراٹے دو زنگ لگی آریوں کی طرح آپس میں رگڑ کھا رہے تھے۔ پروین نانی اماں نے اسے پکارا۔ سبھی سو گئے۔ میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بولتی چلی گئی۔ انہوں نے رضائی اپنے منہ پر کھینچ کر زور کی جمائی لی اور صدا رہے نام اللہ کا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ فہیم ان کے سرہانے بیٹھا پھسک پھسک روئے